हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की है वो अनवरत रूप से चल रही है और अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने को तैयार है। बहुत ही जल्द हम हमारे नए जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट उनको शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अपने जो साथी हैं जिनका भी आप भला करना चाहते हैं, दोस्त जो हैं आपके, जो आपके सहपाठी हैं, उनको भी आप रेफ़र कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इनको बढ़ाइए। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आ गए हैं जिसका नाम है दोस्तों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो दोस्तों है, ये एक एप्लीकेशन पार्ट है उस चीज़ का जो कि हमने लास्ट टाइम पे किया था। लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो, आपने किया था एक कॉइल को हमने रखा था मैग्नेटिक फील्ड में जो कि करंट कैरिंग कॉइल थी और उस पर डेवलप हुआ था एक टॉर्क। अब उस टॉर्क को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे ये आज हम देखते हैं। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस तो कर लिया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में इसका यूज़ किया जाता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में क्या है दोस्तों, इट मेजर और डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। इससे पास होने वाली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ये पहचानता है टॉर्क की फॉर्म में। इसको पता चलता है कि हाँ, कोई ना कोई करंट मेरे थ्रू फ्लो हो रही है और उसका इफेक्ट ये टॉर्क की फॉर्म में आपको दिखाता है। ठीक है, क्योंकि हम इफेक्ट केवल मोशन के थ्रू देख पाते हैं, तो यहाँ रोटेशनल मोशन जो है वो हमें दिखाई देता है। उसको किस तरीके से हमने एप्लीकेशन में चेंज कराया, तो कंस्ट्रक्शन आप देखिए, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है ये। इसमें हमने एक कॉइल ली है, ठीक है। कॉइल जो है वो आपको दिखाने के लिए हमने एक स्पाइरल शेप लग रही है आपको, लेकिन ये एक्चुअली में एक ही कॉइल जो है वो इस तरीके से चलती रहती है। ये है, फिर इसके पीछे एक टर्न और है, फिर इसके पीछे एक टर्न और है। इस तरीके से ये कॉइल रहती है। ये स्पाइरल शेप में भी हो सकती है, ठीक है, सर्कुलर शेप में भी हो सकती है। तो इस तरीके की कॉइल जो है उसमें हम जब करंट फ्लो कराते हैं दोस्तों, और इसको रखा हुआ है हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में, और उसको देखें अगर आप, तो हमने एक स्पेशल शेप दी हुई है दोस्तों। तो उससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके का बनता है, और यहाँ पे एस की तरफ जाएंगी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कॉइल, यहाँ से हमने जो करंट मेजर करनी है उसको इंसर्ट कराया जाता है। तो इस पर लगता है एक टॉर्क और ये घूमता है। अब हमें इसको वापस भी अपनी स्थिति में लेकर आना है जब करंट नहीं होगा, तो यहाँ हमको एक स्प्रिंग अरेंजमेंट दिया जाता है रीस्टोरिंग के लिए, क्योंकि टॉर्क लगेगा तो उसको रोकने वाला, उसके मोमेंटम को डैम्प करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, तो उसके लिए स्प्रिंग लगाई जाती है। जितना करंट लगेगा उस हिसाब से ये घूम जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि किसी कंडीशन, और यहाँ ये इसको जोड़ दिया जाता है एक पॉइंटर से जो कि एक कैलिब्रेटेड स्केल पर मूव करता है। अब होता क्या है दोस्तों कि जब टॉर्क लग रहा होगा तो टॉर्क, जितनी करंट होगी उस हिसाब से टॉर्क लगेगा, और यहाँ पर उस टॉर्क को बैलेंस करने वाला एक फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स जिसे कहा जाता है। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा कि ये लगने वाला जो टॉर्क है जो इसको घुमा रहा है और जो रोक रहा है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें कि टॉर्क जो है वो आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ये, जिसमें कि टॉर्क, नेट टॉर्क जो है वो जीरो हो जाता है। तो टॉर्क अप्लाइड यानी कि जो यहाँ पर लग रहा है और जो रीस्टोरिंग है वो दोनों बराबर हो गए। अप्लाइड को हमने लास्ट टाइम पे निकाला था NIAB sin थीटा, और यहाँ पर C फाई यानी कि जो भी आपका यहाँ पर जो भी एंगल आपका ये कवर कर रहा है, फाई क्या है आपका दोस्तों, जो भी डिफ्लेक्शन है, फाई को हम लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन फ्रॉम द मीन पोजीशन। जिससे भी मीन पोजीशन मान लीजिए जहाँ से लिखा है, तो ये आपका फिफ्थ मान लीजिए मीन पोजीशन ये है, तो ये हो गया आपका फाई। तो डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल है रीस्टोरिंग टॉर्क। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा स्प्रिंग में उतनी ही ज़्यादा ऐंठन आएगी,
और उतना ही ज़्यादा टॉर्क ये जनरेट करके देगी। तो किसी कंडीशन पे ये बराबर होके इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो आई की वैल्यू हमारे पास में आ रही है दोस्तों C/NAB sin थीटा इंटू फाइव। और अगर हम देखें कि अगर किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए इन सबको कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो करंट है इनमें क्या क्या है, एरिया कांस्टेंट होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। दोस्तों साइन थीटा को हम रेडियल बनाकर यानी कि इस तरीके से बनाकर इसको 90 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। ये भी आपका 1 हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्न्स भी आपके कांस्टेंट ही रहेंगे। एक बार जब मूविंग एमसीजी बन जाता है, इसको एमसीजी कह सकते हैं शॉर्ट में, एमसीजी, ठीक है। एक बार एमसीजी बन जाता है उसके बाद आप एनएबी फिक्स हो जाते हैं और प्रोपोर्शनली पहले ही कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया आपका ये, और ये हो गया आपका I इज प्रोपोर्शनल टू फाइव। यानी कि जितना डिफ्लेक्शन होगा या जितने करंट फ्लो होगी उसके रेशियो में ही डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो डिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिखेगा। यानी कि मान लीजिए कहीं पर 1 एम्पियर करंट से आपका डिफ्लेक्शन इतना आ जाता है, ये आ जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है। उस तरीके से ही हम कैलिब्रेशन करेंगे स्केल का। और यहाँ हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कि हमें किस तरीके से करंट फ्लो करा के हम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने साइन थीटा जो है इसको किस तरीके से मैनेज किया, इसको मैक्सिमम किस तरीके से 1 किया है इसको। तो इसमें हमने लिया है रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड के लिए हमने सिलेंड्रिकल नेचर की मैग्नेट ली है, सॉफ्ट आयरन कोर। कोर वो तो है जिस पर कि हमने कॉइल को बाउंड किया होता है। यानी कि ये मान लीजिए कोर है सिलेंड्रिकल शेप में, है ना। सिलेंड्रिकल शेप का मतलब इस तरीके का ये मान लीजिए आप सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप में को आपने बाउंड किया है और इसके ऊपर कॉइल हम बाउंड करते हैं, ठीक है। तो इससे रेडियल फील्ड जनरेट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास में एक और ऑप्शन आता है जिसमें आता है हमें सेंसिटिविटी, इसको कैसे बढ़ाई जाए, कैसे कम से कम करंट में ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन लिया जाए। तो ये सेंसिटिविटी को शो करता है, इतना सेंसिटिव है कि छोटी सी करंट से ही अच्छा खासा डिफ्लेक्शन दे देता है, दैट इज सेंसिटिविटी, ओके। तो करंट सेंसिटिविटी अगर हम देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमको phi/I निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम phi/I निकालते हैं, बाकी सब रिवर्स करते हैं, तो ये बन जाता है साइन थीटा को हमने 1 कर लिया है, थीटा 90 करके रेडियल डिग्री करके साइन थीटा को हमने 1 कर लिया है। तो ये phi/I की वैल्यू हो गई दोस्तों आपके पास में NAB/C। यानी कि अगर आपको करंट सेंसिटिविटी इंप्रूव करनी है तो इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। N बढ़ाइए, A बढ़ाइए, B बढ़ाइए और C को घटाइए। दूसरी तरफ अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो यहाँ I इक्वल टू V/R लिख सकते हैं। R जो है वो आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये R जो है आपका यहाँ चला जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो phi/V की वैल्यू अगर हम करें तो NAB/CR हो जाती है। तो इस तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है और इस तरीके से करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है जब आप इसको यूज कर रहे हैं एज ए एमीटर और एज ए वोल्टमीटर, तब आपके लिए ये चीज यूजफुल होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नीट में विशेष कर इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। जेईई मेंस पर इक्विपमेंट से बेस्ड क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू बनते हैं, डायरेक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। शुभकामनाओं के साथ और इस विशेष के साथ कि आप न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, हम आपको यही विराम देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।